आपकी पार्टी बयान जारी करे। शुभम जी, आप ये कहने के साथ दिखाइए, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहने का साथ दिखाएं स्पष्ट रूप से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्पष्ट रूप से का काम अब नहीं होने वाला। आ गए हैं कानून हो रहा है, पैसा कुछ नहीं, आपकी किसी को कर रही है, जनता ने सारा पैसा बड़े लोग आप बताइएगा तो कितने पार्टियों को आपने जो है आप बताए ना, आपने तो ये आपका शुक्रिया अदा करूंगा केवल को मुख्यमंत्री यूपी का बना दे, क्योंकि मुश्किल ज्यादा होगा। आवाजें कहाँ से आए हैं? आवाजें बहुत आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज के विषय की ओर चलने से पहले आपको बता दें कि आज के पैनल में कौन कौन मेहमान शामिल हैं, कौन कौन पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और युवा नेता अभिषेक बाथम, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से साजिद अली अल्पसंख्यक सभा के नेता हैं, और राधे श्याम पार्टी के युवा नेता हैं। तो ये पैनल है आज की डिबेट के लिए। और इसके साथ ही हम विषय की ओर चल रहे हैं। हमारे फरुखाबाद से सांसद रह चुके और इस समय उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने तर्कों के साथ में ये मांग की है कि अल्पसंख्यकों को जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, उस दर्जे को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वहां नवाबगंज ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटन में वो गए हुए थे, और वहां उन्होंने ये अपने भाषण में इस मांग को रखा है। साक्षी महाराज के बयान पहले भी चर्चा में रहे हैं और बेबाक उनकी बात रहती है। इसके पीछे कुछ भी हो, कई बार पार्टी ने उनके बयानों से पल्ला झाड़ लिया। तो ये वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण समारोह था, उसमें साक्षी महाराज ने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को जो अल्पसंख्यक दर्जा मिला हुआ है, ये समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उसमें उन्होंने तर्क के साथ कहा है कि भारत में मुसलमानों की आबादी इस समय 32 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है और बांग्लादेश में 17 करोड़ है। जब देश आजाद हुआ था उस समय मुसलमानों की आबादी कुल 2.5 करोड़। तो ये अब उन्होंने कहा है, और उसके साथ ही उन्होंने ये परामर्श दिया है कि अब मुसलमानों को हिंदुओं के छोटे भाई बनकर के हिंदुस्तान में रहना चाहिए। ये उन्होंने मांग की है और परामर्श किया है कि अल्पसंख्यक दर्जा जो अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को मिला हुआ है वो समाप्त कर दिया जाए, और जो मुसलमान हैं वो यहाँ हिंदुओं के छोटे भाई बन करके रहें। तो ये स्थितियां हैं। और उन्होंने कहा कि जब जिस समय देश आजाद हुआ था तो उस समय कुछ ऐसे फैसले ले लिए गए जिसकी वजह से मुसलमानों को सारे अधिकार भी मिल गए और उन्हें अल्पसंख्यक होना भी मिल गया। तो ये दर्जा समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये साक्षी महाराज का बड़ा चर्चित बयान है, और उन्होंने एक नई राजनीति या नया मुद्दा उन्होंने छेड़ा है, नई बहस छेड़ी है अपने बयान से। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा की शुरुआत करने के लिए हम विवेक नारायण मिश्रा जी से आपके पास चलते हैं। विवेक जी, ये साक्षी महाराज वैसे भी बयान वीर कहलाते हैं, बयान देने के लिए चर्चित रहते हैं, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो ही साक्षी जी का प्रिय विषय रहा है, और उसको लेकर ही वो प्रायः बयानबाजी करते रहे। जो नया बयान आया है विवेक जी, उसे किस रूप में ले रहे हैं
हाँ, जो राजनीतिक दल है खातों से आपकी पार्टी किस रूप में ले रही है? देखिए वर्मा जी, ये जो साक्षी जी का आपने आज विषय लिया है, ये तो आपने कहा बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं। वो इस तरह के पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। ये देश के संविधान में जो अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, ये उसका दुरुपयोग है। ये संविधान की भाषा नहीं है, ये आरएसएस की भाषा है। ये मुस्लिम क्यों, बाकी जो 5 वर्ग हैं उनको भी अल्पसंख्यक का उन्होंने मांग क्यों नहीं करी, केवल मुस्लिम को क्यों नहीं? और जो उन्होंने खर्च किया है 2.5 करोड़ 32 करोड़ का, और बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करी है, ये बिल्कुल हास्यास्पद। 2.5 करोड़ की आबादी थी उस समय अगर मुसलमानों की, तो उस समय बाकी आबादी क्या थी ये भी उनको बताना चाहिए। लेकिन ये आरएसएस के लोग तोड़ मड़ोड़ के तथ्यों को पेश करने में बड़े माहिर हैं। ये अपने अनुकूल तथ्य जो होंगे उनको बताएंगे। और ये जो बयान उनका है, ये धारा 153 के तहत दंडनीय भी है। आपसी सौहार्द को खत्म करने वाला, नफरत और रंजिश को बढ़ाने वाला। भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो भी जाहिर होता है साक्षी जी के बयान से कि वो महज एक नारा है, उसकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। भाजपा जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, क्या वो राष्ट्रवाद भारत के संविधान से अलग वो व्याख्या करते हैं किसी उसकी? साक्षी जी ने जिस तरह का बयान दिया, ये हमारे संविधान निर्माताओं का एक बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है कि देश की आजादी के बाद कुछ ऐसे निर्णय नहीं लेके ये वही कहा जाएगा कि सूरज को वो कहावत है दीपक दिखा रहे हैं सूर्य को, तो वो चीज है ये। आज पूरी दुनिया में भारत का संविधान सर्वोत्तम संविधान में से एक है। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बुद्धिजीवी और महान स्वप्नद्रष्टा और दूरदर्शी लोग थे जिनको उस कमेटी में रखा गया था। आज उनके ऊपर उंगली उठाना ये अपने आप में जाहिर करता है कि मानसिक दिवालियापन का बहुत बड़ा सबूत है ये। दूसरी बात जिसे माननीय सांसद जी का जो बयान आया है, माननीय सांसद जी अपने सांसद रहे हैं और जो संसद में पहुंचकर संविधान की शपथ लेकर और बाद में संविधान के विरुद्ध की बात को करे, उसको हम इस नजरिए से देखें, ये मेरे समझ से परे है। ये जो बयान दिया है अल्पसंख्यकों के लिए और खासतौर से मुसलमानों के लिए, मैं माननीय सांसद जी से और उनकी पार्टी के नुमाइंदों से ये जानना चाहूंगा कि जब हम लोग मुसलमान लोग बढ़कर हो गए हैं, तो आप बताएं कि उस समय हिंदू बढ़कर कहां पर पहुंच गए हैं। और जो अधिकार की बात करते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को जो था, उस पर जो अल्पसंख्यकों को दिया था चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा आज तक नहीं हुई और इस साल तो बिल्कुल नहीं हुई। और इस सरकार का एक नारा था कि बहुत होगा अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, और हम तो ये जानते हैं कि अब होगा मुसलमानों पर अत्याचार। और जब से सरकार बनी है तब से बात में मुसलमानों के लिए इस सरकार ने अगर कुछ किया होता तो साक्षी जी को इस पर बोलना चाहिए था। किया मुसलमानों के लिए, आपकी इस सरकार ने कुछ भी मुसलमानों के लिए किया है? जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया, कम कर दिया था। पेंशन योजना जिसमें बहुत से गरीब परिवार, वो किसी भी जात धर्म के हों,
पेंशन ले रहे थे, आपने उसको ही खत्म कर दिया, यहाँ तक पता नहीं है। और आप कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान, उसको तो अलग की बात क्यों करते हो? वो तो हमारे लिए पाकिस्तान तो दुश्मन है। अगर वो हम भारत की तरफ नजर करता है तो हम भी उसकी तरफ नजर करते हैं। बात करते हैं कि छोटे भाई का किस तरह रहना चाहिए, हम हमेशा भाई की तरह रहे हैं। मुसलमानों ने कभी भी बड़ा भाई होने का कार्य नहीं किया है। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तभी हमने पीठ नहीं दिखाई थी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर सारे टेक ध्वस्त कर दिए थे, हिंदुस्तान पर आंच नहीं आने दी थी। माननीय मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाकर हिंदुस्तान में एक मिसाइल पेश की है कि किस तरीके से मुसलमानों ने हमेशा हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और आप लोग कहते हैं कि केवल बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुसलमानों का यहाँ होना बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन क्या मुसलमान कब से रह रहा था? मुसलमान आपका भाई नहीं है? आप इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर मुसलमान भाई नहीं है तो आप बताएं मुसलमान फिर आपके लिए क्या है? क्यों मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है इस सरकार में, और क्यों मुसलमानों के ही खिलाफ बोला जाता है? आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अच्छा है, आप वोट बैंक की राजनीति करें, लेकिन क्या मुसलमानों का हनन करके ही आपको वोट ज्यादा मिलेगा? क्या हिंदू भाई मुसलमानों के नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ बोलने से ही आपको ज्यादा वोट दे? ये एक विचारणीय विषय है, इस पे विचार करना चाहिए और सभी लोगों को विचार करना चाहिए, सारी जातियों को विचार करना चाहिए कि आपस में ही लड़ने वाले हैं, आपस में लड़ाई कराने की ही बात क्यों करते हैं? बाकी पास है नहीं, कुछ करने का नहीं है। अगर मुसलमान के लिए कुछ नहीं करते हैं तो गरीब जनता के लिए कुछ कर दो। अरे 20 कितने किसान वहां पर शहीद हुए हैं, उनको नमन करने के लिए, उनके श्रद्धांजलि बीजेपी का बुरा होता तो आज हम हमने कहा साक्षी महाराज जी का जो ये बयान है, आपने, हमने और इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों ने शतरंज का खेल देखा होगा। जब उसमें राजा के ऊपर लाल बत्ती जलती है, मोबाइल में जब हम शतरंज खेलते हैं और राजा के ऊपर जब चोट आती है तो वहां पर लाल बत्ती जलती है। जब राजा के ऊपर लाल बत्ती जलती है तो प्यादे को आगे किया जाता है। इस समय किसान आंदोलन, बढ़ती हुए रसोई गैस के दाम, बिकती हुई रेलवे, भड़का हुआ बेरोजगार नौजवान, ये सब संकट के बादल हैं राजा के ऊपर। और ऐसे बयान में लोगों को, राजनीति करने वाले लोगों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, पैनल में बैठने वाले प्रवक्ताओं को आज 1 घंटा बर्बाद कर दिया उसी बयान में। नहीं तो किसान आंदोलन पर चर्चा होती, किसी और विषय पे चर्चा होती। तो ऐसे लोगों का वक्त जाया कैसे किया जाए, इनके दिमाग से वो बातें निकाल के अपनी बात कैसे डाली जाए, ये एक तरकीब है एक प्यादे के द्वारा। साक्षी महाराज के बयान को मैं 1% भी सीरियस कभी नहीं लेता हूं। मोदी जी ने कहा कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जनसंख्या नियंत्रण कानून में वो साक्षी मत कह रहे होती है कि हिंदू महिला को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। तब तक मोदी जी ने कहा कि नहीं छोटा परिवार होना चाहिए। दिल्ली दरबार में तलब किया गया, क्या कह दिया तुमने? तो उन्होंने कहा नहीं हम वापस ले लेते हैं। पत्रकारों से कहा भाई वो बयान वापस लेते हैं। लोगों ने कहा हमने तो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, आप क्या करें? तो कहने का मतलब ये है कि उनका कोई भी बयान, अच्छा वो लोकसभा के सदस्य हैं, अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। जिस तरह से तमाम तरह से वो कानूने लाए, 370 हटाई, किसान बिल ले आए, जबरदस्ती ले आए और दुनिया रोकती रही, नहीं रोक पाया। आप ये भी ले आओ, कोई नहीं रोक पाएगा। सर आप सरेआम जनता के बीच भाषण में ये बात कर दे, ये बात राधे श्याम कह दें, विकास पांडे कह दें, साजिद अली कह दें, शुभम तिवारी कह दें, अदरवाइज कोई कह दे तो ये अलग बात है कि भाई वो नेता है उस पार्टी को उसने कह दिया। लेकिन कोई लोकसभा का मेंबर ये बात कह दे जनता में, तो ये गलत है। उसे अगर लगता है सांसद को कि देश में कोई ऐसा विषय है जो बदला जाना चाहिए, तो वो उसको लोकसभा में पेश करे और उस पर बहस कराए। बहस का वो विषय है, उस पर बहस हो, अगर बहस की विषय में वो उस पर वोटिंग ज्यादा होगी, कानून बदल जाएगा। दूसरी चीज, छोटे और बड़े भाई की बात, जब बड़ा भाई बड़े भाई की तरह से रहेगा तो छोटा भाई खुद ब खुद छोटा बन के रहेगा।
बड़े भाई का कर्तव्य होता है, अगर छोटे भाई के पैर में चप्पल टूटी है तो बड़ा भाई नंगे पैर चलेगा, लेकिन छोटे भाई को अपना जूता उतार के दे देगा। पहले आप ये क्षमता पैदा करिए। कोई भी बड़प्पन दिखाने से बड़ा बनता है, बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं। इसलिए आप पहले बड़े भाई बनिए और उसके बाद आप खुद वो छोटे भाई बन जाएंगे। जब किसी को, अच्छा छोटा घर बैठता है, बड़ा कमा के लाता है, जब छोटे को घर बैठे ही रोटी खाने की मिलेगी, फिर वो क्यों नहीं भैया बड़ा मानेगा, वो तो आराम से कहेगा बड़े भैया जिंदाबाद, हम तुम्हारे संग हैं, तुम संघर्ष करो। जब आप छोटे भाई से घर से निकलो, मजदूरी करो, कमा के लाओ, हम खाएंगे, हम घर पे परेंगे, तुम कमा के लाओ, तो छोटा भाई तो खुद ही कहेगा भैया ऐसा करो, बीच में दीवार लगा लो, तुम उधर रहो हम इधर रहे, और हमें न तुमसे मतलब न तुम्हें हमसे मतलब। तो इसलिए पहले बड़ा बनिए आप, फिर आप बताइए कि तुम छोटे हो, छोटे रहो। दूसरी चीज, कोई सब्जेक्ट अगर लोकसभा में, देखिए साक्षी जी का बयान आया है, मैं इसे इसी तरीके से देखता हूं कि साक्षी जी का बयान आया है। देखिए कहीं ना कहीं चुनाव होने वाला होगा। ये जो आज एक बड़ी बात है कि साक्षी जी उसी समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगे लाए जाते हैं जब किसी प्रदेश में या तो चुनाव लगा हो या किसी मुद्दे को दबाने की बात चलानी हो, तब भारतीय जनता पार्टी साक्षी जी को आगे लाती है कि इस तरीके कोई विषय उठाया जाए। जहां तक बात होती है, जो साक्षी जी ने अपना बयान दिया है, उन्होंने जनसंख्या के आधार पर एक बयान अपना डिलीवर किया है पब्लिक में, जनसंख्या के आधार पर वो बोले हैं। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि साक्षी जी को इस जनसंख्या के आधार पर तर्क देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये वही साक्षी जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को नोट भी करें कि उनका स्वयं का बयान था, जो भी राधेश्याम जी ने भी बोला है, उन्होंने एक समागम में बोला था कि हिंदू महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो उस समय उन्होंने जो बयान दिया था वो भी साक्षी जी का ही बयान था मान्यवर। उस बयान पर क्या आज वो अटल हैं? अगर अटल हैं तो फिर जनसंख्या के आधार पर उनको यह बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। अब आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक ओछी राजनीति के शिकार है भारतीय जनता पार्टी, उस नाते इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। दूसरी बात मैं यहां बोलूंगा कि जिस तरीके से साक्षी जी ने यह बात बोली है, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सी कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान सरकार की कि उनको दो कौड़ी के पाकिस्तान से अपने आप को आके देखना पड़ रहा है। जिस हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के सामने सर झुकाने की कभी बात ना कही हो, आप उस पाकिस्तान से हिंदुस्तान को कंपेयर करके राजनीति करेंगे? अरे कब तक करेंगे साहब? पाकिस्तान को आप अपने मतलब कहीं ना कहीं संगठन में इस हद तक जो है घुसेड़े हुए हैं कि बिना पाकिस्तान के भारतीय जनता पार्टी की रोटी नहीं चलती है। पाकिस्तान को ले आओ फला चुनाव आया, पाकिस्तान को ले आओ फला चुनाव आया। अरे साहब, इतना भय किसी देश के किसी नागरिक के अंदर नहीं है जितना आपने व्यवस्था बना रखी। कोई भारतीय जनता पार्टी के कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं डीएनए की भी जांच होनी चाहिए कि आप उठा के पाकिस्तान ले आते कोई भी चुनाव आने से पहले, अब जनसंख्या के आधार पर ले आए। तीसरी बड़ी बात है कि जिस बयान को साक्षी जी ने आज दिया है अल्पसंख्यकों के लिए, तो मेरा एक निवेदन भी है उनसे कि इस बयान के कि पहले उनको जो है आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से भी चर्चा करनी थी, मोहसिन रजा साहब से भी चर्चा करनी चाहिए थी साहब, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके ही इस अल्पसंख्यक मंत्रालय के लोग हैं। और अब जब बात आती है, जैसे अभी आपने शेखर जी आपने बोला कि छोटे भाइयों बड़े भाइयों की तरह रहना चाहिए, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बयान दिया था जो 2019-20 में आया था कि यूपी सरकार को 16,207.9 लाख रुपए आवंटित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,620.79 लाख रुपए ही खर्च किए। अब आप ये बताइए कि जब छोटे और बड़े भाई की नीति वाली बात है, तो आपके ही मंत्री, आपके ही मुख्तार अब्बास नकवी साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित का हुआ पैसा भी उन तक नहीं पहुंचने दिया। कहां पे बात आती है साहब छोटे? इस बात साक्षी जी क्या ध्यान में रखते हुए कुछ जवाब देंगे? अब देखिए, जहां तक बात यहां पर अल्पसंख्यक की है, तो वो समय दूर नहीं देश में कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए अल्पसंख्यक का जो है आरक्षण अभी से निर्धारित करके रखे, क्योंकि जिस तरीके से ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चला रहे हैं,
और उसमें अंधे होकर आज जो किसानों को कुचला जा रहा है, बेरोजगारों को कुचला जा रहा है, हर उस व्यक्ति को कुचला जा रहा है जो अपने हित की बात कर रहा है, अपने परिवार के हित की बात कर रहा है, अपने देश के हित की बात कर रहा है, उसको कुचल कर जो भारतीय जनता पार्टी राज करने का प्रयास कर रही है, इसको लेकर वो दिन जरूर आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को ये अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने वाला है। उसके लिए ज्यादा चिंतित हो, अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर चिंतित ना हो। ठीक, अभिषेक गौतम जी। भाई साहब, बहुत अच्छा विषय जो है आज आपके द्वारा लाया गया, माननीय सांसद जी उन्नाव के द्वारा, जो एक समाज के बीच में एक बढ़िया चर्चा का विषय दिया गया है कि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का दर्जा खत्म किया जाए। कुछ राज्यों का आंकड़ा हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है, यहाँ 2011 में 68% मुस्लिम थे, असम में 34%, पश्चिम बंगाल में 27%, केरला में 26.5%, उत्तर प्रदेश में 20%, बिहार में 17%, झारखंड में 14.5%, कर्नाटक में 14%। इसी प्रकार से अब आएंगे हम अपने उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं। मेरठ में मुरादाबाद 50.80%, ये 2011 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम आबादी यहाँ है। रामपुर में 50.5%, बिजनौर में 43.4%, सहारनपुर में 41.95%, शामली में 41.77%, मुजफ्फरनगर में 41.10%, ज्योतिबा फुले नगर में 40.78%, बलरामपुर में 37.50%, बरेली में 34.54% और मेरठ में 34.43%। ये आंकड़े हैं। जब इन लोगों की इतनी आबादी बढ़ गई है, भैया अल्पसंख्यकों का उनके अधिकार का लाभ लेने दीजिए। अब आप अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं, अब आप बहुसंख्यक हो गए हैं। बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें पेश की जा रही थी अभी माननीय सपा के भी वक्ताओं के द्वारा, माननीय कांग्रेस के भी वक्ताओं के द्वारा। भैया अल्पसंख्यक आज भी है, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उनको उनके अधिकार का हक मिलना चाहिए। ये जो है आज मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक की लाइन से बहुत आगे निकल चुका है, वो बहुसंख्यक में आ गए हैं और उनको जो है वो दूसरे का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिसका अधिकार है उसको मिलने दीजिए। आप आज जो है पूरे भारत में समथिंग 22% होने वाले हैं, आज भी आप अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि अल्पसंख्यक कहने पर आप बहुसंख्यकों के साथ लगे हुए हैं और आप अपने आप को अल्पसंख्यक आंकते हैं। साक्षी जी ने बिल्कुल सही विषय उठाया और ये जो है इसकी सदन में भी चर्चा होनी चाहिए और माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी इस पर विषय पर चर्चा करेंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये बहुत जल्दी बिल जो है सदन में लाया भी जाएगा। ये मेरा मानना, अपना मानना है। विकास जी। सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से भारत के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। अब विषय आता है मुस्लिम भाइयों के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने का, जिसको लेकर के साक्षी जी ने एक बयान दिया, उसको लेकर के ये डिबेट का विषय आज आया है। यहाँ बैठे हमारे सभी साथियों ने बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दलीलें दी, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी हो चाहे कांग्रेस के साथी हो, मगर किसी भी साथी ने ये नहीं कहा कि अल्पसंख्यकों का दर्जा खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप देखिए राजनीति की महत्वाकांक्षा देखिए कि स्पष्टता यहां भी नहीं है। केवल और केवल अल्पसंख्यकों को वोट बैंक माना गया। अभी तक कल्याण के उनके किसी भी प्रकार की कामना नहीं की गई, एकमात्र वोट बैंक का जरिया था। चाहे दंगे भड़काए जाएं, जातिवाद के धार्मिक उन्माद भड़काया जाए, आपस में लड़ाया जाए। आपको मालूम होगा जिनके शासनकाल में 5-5 हजार दंगे हुए, इतिहास गवाह है, ऐसी ऐसी सरकारें रही और वो दंगे किसके बीच हुए, किन्हें लड़ाया गया, ये हम सब बहुत भली भांति जानते हैं। ये
ये वो लोग आज मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं जिन्होंने सरकारें अपनी दंगों के बल पे चलाई हैं। आज वो लोग यहाँ इस डिबेट में बैठ के अल्पसंख्यकों की कल्याण की बात कर रहे हैं। उनको अल्पसंख्यकों को दर्जा देने ना देने के विषय पे भी अपनी दो तरफा नीति अपना रहे हैं, स्पष्ट रवैया नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक प्रयास किए, क्योंकि हमारा ये मानना है जिस दिन इस देश का अल्पसंख्यक साक्षर हो जाता है, पढ़ जाता है, उन्नत हो जाता है, निश्चित तौर पर उस दिन इन सब दलों की कलहियां खुल जाएंगी। हम इस बात से बेहद इत्तेफाक रखते हैं। दूसरी विषय में रख दूं कि केवल और केवल पहली बार हमने इन्हें डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है। जितने भी मदरसे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम किया है, मदरसों को डिजिटलाइजेशन करना चालू कर दिया है। ये हमारी उस दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है कि हमारे लिए कोई भी चीज वोट बैंक का माध्यम नहीं हो सकती है, कोई भी चीज सरकार चलाने का विषय नहीं हो सकती है। दूसरा, एक यहाँ पे हमारे साथी ने कहा है कि संविधान की बड़ी, उन्होंने वो कहा है कि भारत का संविधान बड़ा अच्छा है, वैश्विक रूप से इसकी पहचान है। ठीक बात है, सैकड़ों संशोधन किए हैं उनकी सरकार ने इसी संविधान में, सैकड़ों संशोधन। अगर संविधान में हमारे ऐसे विषय भी ना होते जिनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती, तो सैकड़ों विषय में आपने संशोधन किया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण का विषय था क्या? अल्पसंख्यकों की महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने ट्रिपल तलाक, जिसे छूने तक की हिम्मत नहीं करते थे, वोट बैंक का जरिया बना लिया था। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यक महिलाओं को सम्मान देने के लिए ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आए और उसे पास कराया, उसे लागू किया। ये एक हर्ष का विषय हो सकता है हम सबके लिए, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर कोई अपनी स्पष्ट राय नहीं रखेगा, क्योंकि ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। इन्हें केवल और केवल सत्ता के लिए उपयोग करना है मुस्लिमों का। इनके लिए मुस्लिम उपयोग की वस्तु हो सकते हैं, हमारे लिए मुस्लिम छोटे भाई के विषय हैं। निश्चित तौर पर साक्षी जी के इस बयान का एक अंग ये भी है, उन्होंने मुस्लिमों से भी ये अपेक्षा की है और हम भी स्वयं से ये अपेक्षा करते हैं। मुस्लिम हमारे छोटे भाई हैं और उन्हें भी हमारे छोटे भाई की भूमिका में हमेशा रहना चाहिए। निश्चित तौर पर मुस्लिम भाई बंधु जिस दिन ये विषय समझ जाएंगे, उस दिन मुझे लगता है कि बहुत से राजनीतिक दलों की कलहियां निश्चित तौर पर खुल जाएंगी। इससे बड़ा विषय नहीं। ठीक, जहां तक अल्पसंख्यक के हितैषी होने की जो बात करी जा रही है भाजपा के द्वारा, हकीकत तो ये है कि पिछले साल 19-20 में उत्तर प्रदेश में कुल 33 छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए अनुदान मिला। कुल 33 छात्रों को। जिन मदरसों के कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ये भी आंकड़े दे दीजिए। बात करी जा रही है उन मदरसों के आधुनिकीकरण। कितने लोगों ने अप्लाई किया था? कितने लोगों ने अप्लाई किया? मदरसों के बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो कह रहा हूं आप साहब, आप सत्यवादी, आपसे बड़े सत्यवादी कोई हो ही नहीं सकते। आप केवल ये बता दीजिए कि कितने छात्रों ने आवेदन किया। अब जब आंकड़े हैं तो ये बता दीजिए कितने लोगों ने आवेदन किया था कि केवल और केवल कोरी राजनीति करेंगे। दंगों में आपने, दंगों में अल्पसंख्यकों का उपयोग दंगा भड़काने में किया है आपने। आपके लिए इससे कोई उपलब्धि नहीं है, कोई आपके पास इससे उपलब्धि नहीं है। आपने केवल दंगों में अल्पसंख्यकों का उपयोग किया है। दंगों में बात भाजपा की चालू होती है, आप सब आरएसएस पे चले जाते हैं। बड़ा शर्म का विषय है, आरएसएस राष्ट्र हित में हमेशा लगे रहने वाली संस्था है, जिसकी सारी मंचों पे हुई है हमेशा से मंचों पे हुई है। आप मुझे बताइए 62 के युद्ध में जब देश के सैनिकों, जिनकी सरकार खुद हमारी दया पे बनी है, आरएसएस ने अपने स्वयंसेवक लगा के दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाला था और सरकार से ये कह दिया था कि सारे सिपाही आप सरहद पर भेज दीजिए, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था हम देखेंगे। और दिल्ली में जब तक आरएसएस ने वो ट्रैफिक व्यवस्था देखी 62 के युद्ध में, तब तक एक भी चालान नहीं हुआ, कहीं गाड़ी क्रॉस नहीं हुई लाल बत्ती से। भाई साहब,
कि वो आरएसएस है जो देश नींव में, देश की सेवा में समर्पित है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी तक सीमित हैं। आपके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, आरएसएस कैसे आपके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय हो सकती है? समाज में आपके पास कुछ नहीं बचा है। आपके राहुल गांधी जब केदारनाथ में त्रासदी आती है तो 8 दिन लग जाते हैं आपकी सरकार को, इंतजार करते हैं कि राहुल जी और सोनिया जी हरी झंडी में विदेश से लौटे तो वहां पे रेस्क्यू चालू किया जाए। आरएसएस के लोग जाकर के वहां रेस्क्यू करते हैं, आरएसएस के लोग जाकर के वहां रेस्क्यू करते हैं, वहां आरएसएस के लोग जाते हैं। जब कच्छ में भूकंप आता है, गुजरात की इतनी बड़ी त्रासदी होती है, आरएसएस के लोग जाकर के वहां काम करते हैं, नीचे जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। अरे भाई साहब, आप आरएसएस बीच में लड़िए, आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है। कांग्रेस की आप भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं कर सकते, आरएसएस तो बहुत दूर की बात है। आप और कर जनता ने देख लिया, श्रीमान जी, जनता ने देख लिया कि रखना क्यों नहीं पसंद करते? क्या कांग्रेस या समाजवादी के प्रवक्ता ने ये कहा है कि नहीं साहब मुस्लिमों का ये अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खत्म होना चाहिए, कल हम इसके लिए आंदोलन करेंगे? आप में से कौन मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा बिल्कुल खत्म होना चाहिए, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा सुनिए मुसलमान खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कांग्रेस आपने पार्टी के कोई व्यक्ति कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का कहने की हिम्मत नहीं है आप लोगों को हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों का दर्जा खत्म किया जाए। दंगों में झोंका गया है मुस्लिमों का। कांग्रेस वो आरएस किसानों के बीच में उद्यम मचा, जनता के बीच के नारे लगाए। आप लोग में प्रस्ताव लाए, अगर उसमें हिम्मत है तो लोकसभा में प्रस्ताव लाए। दूसरी चीज, भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यक आप डिबेट में नहीं ये स्वीकार कर पा रहे हैं, डिबेट में अपनी मनसा स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं खत्म होना चाहिए कि होना चाहिए। आप में से कोई स्पष्ट यही नहीं रख पा रहा है। आपकी दोहरी नीति यही स्पष्ट हो गई है। आप ढंग आप में से कल आपकी पार्टी बयान जारी करे। शुभम जी, आप ये कहने के साथ दिखाइए, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहने का साथ दिखाए स्पष्ट रूप से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्पष्ट का काम अब नहीं होने वाला। सरकारों पैसा कुछ नहीं, आपकी किसी को कर रही है। जनता ने सारा पैसा बड़े लोग आप बताइएगा तो कितने पार्टियों को आपने जो है आप बताए ना, तो ये आपका शुक्रिया अदा करूंगा। केवल को मुख्यमंत्री यूपी का बना दे, क्योंकि मुश्किल ज्यादा हो गए हैं, और आप अपना बड़प्पन दिखा दें और मोशी को का मुख्यमंत्री बना दें। आप कितने बड़प्पन बारे हो, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, खुले मन से करूंगा। और उसी दिन आप अल्पसंख्यकों का दर्जा मुसलमान दे हटा देना। क्यों बना दें? अरे सुनिए क्यों बना दें? अरे सुनिए क्यों बना दें? ज्यादा हो गए ना। रुकिए, आप भी सत्ता में रहे। अरे सुन लीजिए, आप भी सत्ता में रहे, आप बनाइए ना। सुनिए, अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति किसने बनाया?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस ने डॉक्टर उनका विरोध एपीजे अब्दुल किया। कलाम को राष्ट्रपति बनाने का कांग्रेस किया है। सुन लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का काम कांग्रेस ने जनता कलाम पार्टी जी का का है। विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने कांग्रेस अब्दुल कलाम जी का ने विरोध सिर्फ और किया। सिर्फ इसी कांग्रेस किया है, कांग्रेस ने इस्लाम को अब्दुल बढ़ाने कलाम का के काम खिलाफ किया है, प्रत्याशी उतार दिया। दंगों में आपने मुस्लिम विरोध करने किया का कि काम निर्दलीय अगर बन किसी ने जाने किया दीजिए। है तो वो बन सिर्फ जाने और सिर्फ दीजिए। कांग्रेस ने इसी कराया है। कांग्रेस ये समय समाप्त जो हो रहा है, है। सुन लीजिए, आप इसी कांग्रेस ने मुसलमानों इसी की कांग्रेस ने समय समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति बनने का विरोध किया था। इसी कांग्रेस ने समय समाप्त हो रहा है। आज की इस डिबेट में साक्षी महाराज के बयान पर हम लोगों ने चर्चा की है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन किया है साक्षी महाराज के बयान को लेकर के और एक सार्थक चर्चा हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना अपना पक्ष रखा है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया है साक्षी महाराज के बयान का। आज की को हम यही समाप्त कर रहे हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए विवेक मिश्रा जी का, विकास पांडे जी का, शुभम तिवारी जी का, साजिद अली का, राधेश्याम का और अभिषेक बाथम का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलते हैं, फिर नई जानकारी के साथ, नई डिबेट में, नए विचारों के साथ। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।